ये वो देश है जहां अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानियां, बीमारी इस तरह से जकड़ा हुआ है कि इसका इलाज करने में डॉक्टरों को पसीने आ जाते हैं। लेकिन ये इलाज जो अस्पताल ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, जिसको साहू जी महाराज ने दवा दे दे के आगे बढ़ाया और जिसकी असल बेड़ियों को, असल बीमारियों को काटने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए किया। और मैं आपको भरोसा दिला के कह रहा हूं, आज मसौदा में जितनी बीमारियां बची हैं इनका ऐसा परमानेंट इलाज करेंगे हम लोग कि दोबारा इस देश को बीमारी नहीं लगेगी। मेरी बात को आप याद रखें। और आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन अवसर चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होंगे, आप मुझसे एफिडेविट लिखवा लो, सामाजिक न्याय के भारत का निर्माण, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित भारत का निर्माण, और जहां अंतिम व्यक्ति के भी हितों की रक्षा होगी और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबका बराबर सम्मान होगा, ऐसे भारत का निर्माण हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को हमें, और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अधिवक्ता हूं, वकील हूं, मेरे वकील साथी बैठे होंगे, हम वही बात कहते हैं जिस बात को हम कर सकते हैं। 8 दिन पहले कहना शुरू किया है कि हम कक्षा 1 से लेकर 12 तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। कितने क्लास से लेके? कक्षा 1 से लेके 12 तक। उसका कारण सुनो मेरी बात को। जब से बात मैंने कहनी शुरू की है, सत्ता में बैठे लोग सोच रहे हैं कि हम इसकी घोषणा किस मंच पे करें कि हम भी शिक्षा व्यवस्था फ्री करेंगे 1 से लेके 12 तक। और 1 से लेके 12 तक ही क्यों? 1 से लेके 8 तक क्यों नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज हमें दी है जिससे हम गरीबी, बेबसी की, लाचारी की बेड़ियों को काट के इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है शिक्षा। और उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, दुश्मन बहुत चालाक है, उसको ये पता है कि शिक्षा अगर गरीबों के बच्चों तक अच्छी पहुंच गई तो कल ये पढ़ लिख के नौकरी रोजगार करके स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे, तो इस देश में ऊंच नीच भेदभाव नहीं रह पाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो 20-25 हजार रुपए कमाते हैं और सरकार स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? आपकी कमाई से ज्यादा की तनख्वाह मिलती है एक मास्टर जी को, मिलती है नहीं मिलती? बताओ। 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए। लेकिन आप पढ़ाते कहां हो? जहां के मास्टर को, बेचारे को, अध्यापक को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। क्यों? ऐसे 5 मास्टर आएंगे पढ़ाने एक महीने जितने में सरकारी का एक मास्टर। क्यों? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है बिल्डिंग पे, मिड डे मील दे रही है, प्राइवेट वाले तो नहीं दे रहे, मिड डे मील नहीं दे रहे ना, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, यहां आपके बच्चे का भविष्य चौपट हो जाएगा। इस बात को आप जान गए, लेकिन आप इस अन्याय पे बोलना नहीं चाहते। आपको आदत हो गई है सहने की और चुप रहने की। इस वजह से उनको गुमान बढ़ गया है कि ये हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो इस महंगी शिक्षा को आपके ऊपर थोप रहे हैं कि अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो अपनी कमाई का 1/4 से ज्यादा हिस्सा, क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ जहां अच्छी पढ़ाई हो रही है, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, वहां 2-3 हजार रुपए महीने ही फीस है छोटे से छोटे क्लास की। कल मैं सहारनपुर में लड़ रहा था, जो सोशल मीडिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने देखा होगा, मैं कल सहारनपुर में मुझे 500 पुलिसकर्मी करके डिटेन किया था। मैंने उनसे कहा भाई आपसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। फिर मैंने कहा अस्पताल जाके देखा तो मैं डॉक्टरों से लड़ा और मैं गारंटी देखा है 3 दिन की, कि 3 दिन में अगर हमारी सुनवाई नहीं, हमारी मांगे नहीं मांगे, चौथे दिन 14 तारीख को आंदोलन होगा। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इतनी गर्मी, मुझे कूलर की आवश्यकता पड़ रही है, आप इस गर्मी में बैठे हो, मैं कैसे आपका धन्यवाद अदा करूँ? अभी तो 5-6 साल हुए हैं मुझे, अभी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं आपको गारंटी दे कहता हूं, हर पार्टी मेरी भाषा बोलेगी आजाद समाज पार्टी की, मैं आजाद समाज पार्टी हूं, याद रखना मेरी बात को। हर पार्टी कहेगी कि एजुकेशन अच्छी देंगे, हेल्थ अच्छी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो मैं आज बोल रहा हूं नोट कर लेना, अगले बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुन लेना, सरकार के मुंह से सुन लेना। आज तक नहीं सुना होगा, 80 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अखबार होंगे आपके यहाँ, फोन होगा। मैं जो आज कह रहा हूं, इसी बात को मुख्यमंत्री भी कहेंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, जो और मुख्य विपक्ष है वो भी कहेगा, उनके नेता भी कहेंगे, सब कहेंगे, क्योंकि इस बात को मैं बीच में ले आऊं जनता के, और ये करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ कमी छोड़ दी मुझे आगे बढ़ाने में, तो इनको करवा के छोड़ूंगा मैं। मेरी बात को आप याद रखना, सड़कों के जरिए लोकतंत्र है ये। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माओ, बड़े बुजुर्गों, हम कोशिश करेंगे बड़े पैमाने पे कि जो कुरीति, अंधविश्वास, पाखंडवाद के नाम पे लोगों का शोषण होता है, हम इसको रोकने का काम करें। हम भाईचारा पैदा करने के लिए उस तरह की तैयारी करेंगे और उस तरह को उसको लागू कराएंगे, समितियां बना के। फिर मुझे इस समाज को
इन कुरीतियों से निकालने के लिए ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, और मैं ये लूंगा, मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं, हम शराबबंदी करेंगे। करें करें करें, चाहे आप चुप हो जाओ, लेकिन हम शराबबंदी करेंगे। मेरी बात को अभी याद रखना। मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं, और इसलिए नमन करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों को मुख्य धारा में लाने में लगा दिया। ये वो देश है जहां अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानियां, बीमारी इस तरह से जकड़ा हुआ है कि इसका इलाज करने में डॉक्टरों को पसीने आ जाते हैं। लेकिन ये इलाज जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, जिसको साहू जी महाराज ने दवा दे दे के आगे बढ़ाया, और जिसकी असल बेड़ियों को, असल बीमारियों को काटने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए किया। तो संविधान के जरिए जितनी बीमारियों को वो काट गए हैं या इलाज बता गए हैं, पर्चा लिख देता, डॉक्टर पर्चा लिख देता है। आपकी पीड़ा को जानने के बाद, आपकी बीमारी को जानने के बाद आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो ना, तो डॉक्टर को जब आप अपनी बात बताते, डॉक्टर क्या करता है, उसको पर्चे पे लिखता रहता है, फिर वो नीचे लिख देता है दवाइयां, कि भाई ये दवाई। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हर बीमारी की दवाई लिखकर गए। अब मैं जितना उनको पढ़ रहा हूं, जान रहा हूं, संविधान को पढ़ रहा हूं, तो मेरे मन में और मेरी जानकारी में सारे इलाज आ रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिला के कह रहा हूं, आज मसौदा में जितनी बीमारियां बची हैं, इनका ऐसा परमानेंट इलाज करेंगे हम लोग कि दोबारा इस देश को बीमारी नहीं लगेगी। मेरी बात को आप याद रखें। मैं बहुत सारे विषय पे नहीं जाऊंगा आज। मैं आपको ना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि जैसे मैं कोई बात कहूंगा तो जो दूसरे लोग घूम रहे हैं वो सब लोग भी उसी बात को कहने लग जाएंगे कि भाई हम भी यही करेंगे, हम भी यही करेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो काम आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था वो इस देश में हुआ नहीं। और आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन अवसर चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होंगे, आप मुझसे एफिडेविट लिखवा लो, सामाजिक न्याय के भारत का निर्माण, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित भारत का निर्माण, और जहां अंतिम व्यक्ति के भी हितों की रक्षा होगी और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबका बराबर सम्मान होगा, ऐसे भारत का निर्माण हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को हमें, और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अधिवक्ता हूं, वकील हूं, मेरे वकील साथी बैठे होंगे। हम वही बात कहते हैं जिस बात को हम कर सकते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जिसको नहीं करती। मैंने अब से 8 दिन पहले कहना शुरू किया है कि हम कक्षा 1 से लेके 12 तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। कितने क्लास से लेके? कक्षा 1 से लेके 12 तक। उसका कारण सुनो मेरी बात को। जब से बात मैंने कहनी शुरू की है, सत्ता में बैठे लोग सोच रहे हैं कि हम इसकी घोषणा किस मंच पे करें कि हम भी शिक्षा व्यवस्था फ्री करेंगे 1 से लेके 12 तक। और 1 से लेके 12 तक ही क्यों? 1 से लेके 8 तक क्यों नहीं? 1 से लेके 10 तक क्यों नहीं? 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके ग्रेजुएशन तक क्यों नहीं? क्यों? उसका एक कारण है। अगर बुनियाद मजबूत होगी, बुनियाद ताकतवर होगी, तो महल कितना ऊंचा बना लेना कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बुनियाद कमजोर होगी तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा वजन डाल के देखना, वो गिर जाएगा। मेरी बात को याद। हम पे जमीनें नहीं है बहुत बड़े पैमाने पे, हम पे बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, बहुत बड़े व्यापार नहीं है, बहुत धन दौलत नहीं है। हम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज हमें दी है, जिससे हम गरीबी, बेबसी की, लाचारी की बेड़ियों को काट के इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है शिक्षा। और उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
और मैं आपको कह रहा हूं, दुश्मन बहुत चालाक है। उसको ये पता है कि शिक्षा अगर गरीबों के बच्चों तक अच्छी पहुंच गई तो कल ये पढ़ लिख के नौकरी रोजगार करके स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे, तो इस देश में ऊंच नीच भेदभाव नहीं रह पाएगा। आज मैं बाबूजी का नाम नहीं जानता सही तरह से, इतवारी लाल जी, बाबूजी के 4 बेटे हैं, 3, 5, पांचों बेटे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। तो बताओ क्या उनके बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ ईमानदार से हाथ उठाकर, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा घर का माहौल होगा नहीं होगा? बताओ। अच्छी सुविधाएं मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ। उनको कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, किताबों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? ईमानदारी से बताओ। ये परिवर्तन कैसे हो गया? कैसे हुआ? शिक्षा से। और दुश्मन इसी से डरता है, समझ गया? सरकारी स्कूल में अलग तरह की शिक्षा और प्राइवेट स्कूल में अलग तरह की शिक्षा, और आप कंपैरिजन करो, ये पांचों बच्चे यहां बैठे, कंपैरिजन करो। एक बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में, और एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में। कक्षा 8 में दोनों को बराबर खड़ा करो, बताओ दोनों ज्ञान के आधार पे बराबर हो पाएंगे? ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के, हो पाएंगे? आप बताओ, हो पाएंगे? तो जब नहीं हो पाएंगे तो कल अगर इनको एक पेपर दिया जाए कि इस पेपर पे आपको नौकरी रोजगार मिलेगा, तो क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा क्या उस बच्चे का मुकाबला कर पाएगा? आप समझो असल बात क्या? असल बात यह है कि सिस्टम डरता है गरीबों से, कमजोरों से, मजलूमों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, मुसलमानों से डरता है सिस्टम। उनको लगता है अगर ये पढ़ लिख ले तो अच्छी कुर्सियों पर बैठेंगे और कल हम इनका जाति धर्म के आधार पर शोषण नहीं कर पाएंगे और ये तरक्की में अपना योगदान देंगे, टैक्स देंगे और आगे बढ़ेंगे, सम्मान का जीवन प्राप्त करेंगे। ये दर्द है सिस्टम को, ये तकलीफ है। इसलिए सिस्टम बनाने वाले लोग जो सरकारों में बैठे हैं वो सब कुछ दे देंगे आपको, आटा दे देंगे, चावल दे देंगे, नमक दे देंगे, दूध दे देंगे, दही दे देंगे, चीनी दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा प्राप्त करके ये आपके काबू में नहीं रहेंगे, ये आगे भागेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे और अपनी मंजिल को पालेंगे। इसलिए वो आपसे डरते। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी बार सूरज निकलेगा और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई हम लोग मुफ्त करेंगे। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेरी बात को सुनना और समझना, सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं आज गारंटी से कह सकता हूं, हमारे दूसरे बड़े भाई भी यहां बैठे हैं, जो आदमी 20-25 हजार रुपए कमा रहा है वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को। बताओ पढ़ाता है क्या? ईमानदार से बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो 20-25 हजार रुपए कमाते हैं और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? आपकी कमाई से ज्यादा की तनख्वाह मिलती है एक मास्टर जी को, मिलती है नहीं मिलती? बताओ। 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, लेकिन आप पढ़ाते कहां हो? जहां के मास्टर को, बेचारे को, अध्यापक को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। क्यों? ऐसे 5 मास्टर आएंगे पढ़ाने एक महीने जितने में सरकारी का एक मास्टर। क्यों? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है बिल्डिंग पे, मिड डे मील दे रही है, प्राइवेट वाले तो नहीं दे रहे मिड डे मील, नहीं दे रहे ना, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, यहां आपके बच्चे का भविष्य चौपट हो जाएगा। इस बात को आप जान गए, लेकिन आप इस अन्याय पे बोलना नहीं चाहते। आपको आदत हो गई है सहने की और चुप रहने की, इस वजह से उनको गुमान बढ़ गया है कि ये हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए वो इस महंगी शिक्षा को आपके ऊपर थोप रहे हैं कि अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो अपनी कमाई का 1/4 से ज्यादा हिस्सा, क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ जहां अच्छी पढ़ाई हो रही है, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, वहां 2-3 हजार रुपए महीने ही फीस है छोटे से छोटी क्लास की। अब आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां भेजते तो गरीब और अमीरी तो यहीं से स्टार्ट होगी नहीं होगी? भाई गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है,
छोटी मोटी किसानी कर रहा है, वो तो मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजेगा नहीं भेजेगा। इसलिए जानबूझ के इन्होंने ये सिस्टम खड़ा किया है। इस बीमारी को बाबा साहब का ये बेटा जरूर काटेगा, मेरी बात को आप याद रखें। कुछ बाबा साहब काट के, कुछ काशीराम साहब काट के, सारे फूले साहब काट के, साहू जी महाराज काट के, और जो बचे खुची है उनको हम सब लोग मिलकर काटेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। अच्छा, कक्षा 1 से 12 सुनो। मैं अमेरिका होके आया, मैं घूमने थोड़ा ही जाता हूँ, मेरे में इतना समय है, मेरे लोग यहाँ मर रहे हैं भूखे प्यासे, अन्याय जुल्म जाते अत्याचार से। कल मैं सहारनपुर में लड़ रहा था, जो सोशल मीडिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने देखा होगा, मैं कल सहारनपुर में मुझे 500 पुलिसकर्मी करके डिटेन किया था। मैंने उनसे कहा भाई आपसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। फिर मैंने कहा अस्पताल जाके देखा तो मैं डॉक्टरों से लड़ा, और मैं गारंटी देखा है 3 दिन की, कि 3 दिन में अगर हमारी सुनवाई नहीं, हमारी मांगे नहीं मांगे, चौथे दिन 14 तारीख को आंदोलन होगा। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इतनी गर्मी, मुझे कूलर की आवश्यकता पड़ रही है, आप इस गर्मी में बैठे, मैं कैसे आपका धन्यवाद अदा करूँ? मेरे पे शब्द नहीं, मेरे पे शब्द नहीं है आपके लिए कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता रहा हूं, ये अभी मास्टर जी, क्या नाम बताया था आपने, अरविंद, जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। ये एक बात आपसे बहुत इन्होंने कहा कि भाई नीचे बैठ जाओ, आपको समझाते हुए, और आपका प्रोग्राम है, मतलब समझाने की कला है उनके अंदर। तो मैं सोच रहा था कि अरविंद तो यार बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरे मन में ये उत्साह तो था कि अरविंद अच्छा बोलते हैं। लेकिन अगर ये अरविंद इतनी कम उम्र में किसी को कहेगा कि मैं आपका मुकाबला कर सकता हूं, तो उसको अच्छा थोड़ा ही लगेगा। वो कहेगा तो कल का नौजवान है। ऐसे ही मुझे कहते थे लोग पहले कि कल का नौजवान है। ये नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित नौजवान है, ये ऐसे नौजवान नहीं गली में घूमने वाले। और ये चाहे कक्षा 12, और ये तो MSc है, BSc MSc BEd करके, और 3-3 जगह के 2 टैट, हरियाणा के, राजस्थान का और यूपी का CTET निकाल के बैठा है। ये कहाँ है नौकरी? कहाँ है नौकरी? कौन सी दुनिया में हो आप लोग? कहाँ है नौकरी? सारा तो सिस्टम प्राइवेट कर दिया सरकार ने, सब तो निजीकरण की भेंट चढ़ा दिया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। पूरे देश में 72,000 स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उनमें? गरीबों के बच्चे, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़े आदिवासियों के, मुसलमानों, किसके बच्चे पढ़ते हैं? क्यों बंद कर रहे हैं स्कूल? क्योंकि वो जानते हैं स्कूल रहेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हैं आपका भला करने के लिए नहीं बैठे, गलतफहमियां दूर कर लो। ये आपसे एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, ये आपसे हेल्थ पॉलिसी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं के सशक्तिकरण पे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये किसानों की उन्नति पे बात नहीं करेंगे। ये सुबह शाम एक ही बात करेंगे, हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को बचाना है, इसलिए मुसलमानों से सतर्क रहना है। ये एक ही काम करेंगे 24 घंटे। और इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह की पॉलिसी है, उसमें 20% है मुसलमान और 80% ये हिंदू है, जिसको हिंदू कहा जाता है चुनाव के समय। बाकी चुनाव के बाद तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जाते हैं हक मांगने, तो दलित पिछड़े कहकर उनको लाठी मारी जाती है। और जब ये गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इनको याद है, तो कहते हैं भाटी जी हमारे नेता, जब ये आरक्षण मांगने लगे राजस्थान में, 75 गुर्जर समाज के लोगों को एक दिन गोली से लाइन लगा कर उड़ा दिया भाजपा सरकार ने। कहा ये पिछड़े वर्ग के लोग हमारा मुकाबला करेंगे? ये तो हमारे लोग भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सी नींद में रहते हैं, इतना मार खा के, अन्याय सह के, फिर ये कहते हैं कि भाई हम तो हिंदू हैं, हिंदू है। और जब वो भी कहते हैं कि भाई हिंदू है, लेकिन वो चुनाव के समय कहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इनको लठ भी मारते हैं। अब जब यूजीसी पे गाइडलाइन आई, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नौजवान है, यूजीसी की गाइडलाइन आई, किसने विरोध किया? किसके लिए थी? हमारे पढ़े लिखे नौजवान खड़े पिछड़े वर्ग के। बताओ, SC ST को तो उसमें पहले से उनके लिए रूलिंग थी, गाइडलाइन थी, तो OBC को जोड़ा उसमें, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, मौर्य को, साक्य को, कुशवा को, बिंद को, राजभर को, केवट को, मल्ला को, जाट को, गुजर को, यादव को, लोधी को, इन्हीं को तो जोड़ा। इन्हीं के जोड़ते टीवी पे डिबेट होगी कि भाई ये तो गलत है, इसको हटाओ, सुप्रीम कोर्ट चला गया, हो गया। आप लोग समझ नहीं रहे कि ये सरकार आपको मिटाने के लिए कुर्सी में बैठी है, धरती पे लाने के लिए जहां थे आप आजादी से पहले। आप इतिहास तो पढ़ो, इस देश में गुर्जर और कितनी जातियां क्रिमिनल ट्रायल में थी, आप इतिहास तो पढ़ो। किसने रखा? किसने जो है ये कहा कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, ये अपराधी जाति है? किसने आपको अपमानित कराया? आजादी से लेकर आजादी से पहले तक। देश आजाद हुआ 47 में, संविधान आया 50 में, और ये इतनी जातियां 52 में आजाद हुई क्रिमिनल ट्राइब से।
इतना अपमान से के बोलते रहते हो, इसी वजह से सत्ता में वो लोग बैठे हैं। मैं आपको कह रहा हूं 5 किलो राशन नहीं देंगे अगर हम राजकाज में आगे बंद कर देंगे, उसी दिन आज बता रहा हूं आपको, 5 किलो राशन नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन जैसे प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती। और ऐसा बनाएंगे विद्यालय कि अगर माँ बाप छोड़ने जाएंगे तो ये कहेंगे थोड़ी देर यही आनंद ले लेते, इतना शानदार बनाया। ऐसा विद्यालय बनाएंगे कि माँ बाप भी कहेंगे हम भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसा विद्यालय बनाएंगे, एसी भी होगा, फ्रिज भी होगा, सारी सुविधाएं होंगी। और बच्चा मैं देखता हूं बैग लेके जा रहा है, 10 किलो का कोई बैग ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किताबें उसके स्कूल में रहेंगी। उसको काम के लिए जो आवश्यक चीज दी जाएगी, चाहे वो आईपैड हो या कुछ और जिसमें वो काम करके लाए, वही उसके पास होगा। उसकी कमर पे बोझ नहीं ला देंगे हम, स्कूल में सारी पढ़ाई होगी। उसको कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी कक्षा 12 तक, हर चीज का इंतजाम सरकार करेगी, क्योंकि उसका भविष्य मजबूत करना। और मेरे भाई 6 का नियम बन गया, केंद्र ने बना दिया नई शिक्षा नीति में, 6 साल से कम का बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो 6 और जब वो 12वीं पास कर लेगा, 18 साल का हो जाएगा, वोटर हो जाएगा, अपना अच्छा बुरा समझ लेगा। जिस दिन वो 12वीं पास हो गए तय करेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे पत्रकार बनना है, मुझे चित्रकार बनना है, मुझे लेखक बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। जिस दिन वो 12वीं पास हो गए तय करेगा कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे जो है पत्रकार बनना है, तो उस दिन उसकी पढ़ाई उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। उसको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, जमीन नहीं गिरवी रखनी पड़ेगी, और लोन को उतारते उतारते उसके पिता को कभी इस तरह के सपने नहीं आएंगे कि हम सुसाइड कर ले, हम लोन नहीं दे पा रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 7-8 पॉलिसियां बताई हैं जिन पे हम काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1000 पॉलिसियां, 7-8 जो बुनियादी सुविधाएं देंगी, बुनियादी सुविधाएं। जब रेस की लाइन एक हो जाएगी ना, हर आदमी बराबर स्कूल में पढ़ के ज्ञान हासिल करके खड़ा हो जाएगा, उस दिन करवाना कंपटीशन, फिर पता लगेगा गरीबों के बच्चों में आगे बढ़ने की कितनी हिम्मत है। उस दिन एहसास होगा सिस्टम। एक बीच की कड़ी को रोकते समय थोड़ा सा, आज असल में मेरा एक अपॉइंटमेंट है बहुत अर्जेंट, मैं बहुत जल्दी बता देता हूं। हम हेल्थ पॉलिसी लाएंगे बहुत अच्छी, उसका सारा सार ये है कि जैसे जीडीपी का 10% पैसा खर्च हो जाए शिक्षा पे और हेल्थ पे, हम किसी को इलाज की कमी कारण मरने नहीं देंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। कुछ भी हो जाए, चाहे 1 रुपया लगे या 100 करोड़ रुपया लगे, जो आदमी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, कुदरत ना करे हो जाए, अगर हो गया तो ना पहले उसकी जाति पूछी जाएगी, ना धर्म, ना उसका क्षेत्र, सबसे पहले उसका इलाज होगा, उसकी जान बचाई जाएगी। और जब उसकी जान बच जाएगी तब उससे पूछेंगे वो कौन और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले उसकी जीवन रक्षा सुनिश्चित करेंगे। और कोई बीमारी हो, किसी तरह की परेशानी हो, कोई टेस्ट हो, कुछ भी हो, उसकी जेब से पैसा नहीं लगने देंगे, उसको सुरक्षित जीवन देने की गारंटी सरकार देगी। आज आप जाओ, टेस्ट लिख देंगे, दवाई बाहर से लिख देंगे, 200 रुपए की दवाई, 2000 रुपए की दवाई, 4000 रुपए की दवाई। वही दवाई दूसरी कंपनी की, वो 200 रुपए की, वो 2000 रुपए की, जो ब्रांडेड है, ब्रांड चलता है ना देश के अंदर। वही शर्ट 500 रुपए की और वही शर्ट 100 रुपए की, वही शर्ट 2000 रुपए, क्योंकि ब्रांड के का मामला है ना, कपड़ा वही। तो इसलिए बेहतर से बेहतर दवाई की व्यवस्था, बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था, तीसरी और इम्पोर्टेंट ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। देखो मैं तो घूमता हूँ, मेरा आधे से ज्यादा समय इस बात में जाता है कि भाई यहाँ मार दिया, यहाँ बेटी की हत्या कर दी, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ जला दिया, जमीन छीन ली, यहाँ मार के लटका दिया, यहाँ नाली पे झगड़ा हो गया। मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं जो सरकार ने करी। पढ़े लिखे लोग बैठे, मुझे टोक के बताओ कि भैया ये नहीं कर सकते, जो बात आपको लगे कि नहीं कर सकते, मैं गारंटी कहता हूँ, मैं सुनूंगा आपको मौका दूंगा। अगर आप कहोगे कि भाई ये बात में मेरे मन में ये सवाल, मैं आज आपको कहता हूं, ऐसी कानून व्यवस्था बनाएंगे, इतनी टास्क फोर्स बनाएंगे कि कोई किसी की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा, और देख लेगा तो घर में चैन से नहीं सोएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं। मारना पीटना तो दूर है, मारना पीटना तो दूर है, जमीन छीननी तो दूर है, कोई किसी की तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। इज्जत सम्मान से सब लोग जिएंगे, इस बात का मैं आपको एक विश्वास दिला। थानों में अभी जाते हुए, थाने में क्या हालात है बताओ सरकार में? कोई ऐसा काम है सरकार दफ्तर में जो बिना पैसों के होता है क्या? बताओ, होता है क्या? और सुनो, गरीब जाएगा तो बाबूजी के दफ्तर के बाहर रहेगा, और अमीर जाएगा तो सीधा अंदर जाएगा, और गरीब बैठा रहेगा, और जब वो कहेगा साहब मिलना, बाबूजी बैठ जा, आवाज करना, मिलना है, नाले आ जाते हैं यहाँ कहीं।
और जब वो बाबूजी निकल के जाएंगे, कहेगा साहब मेरी समस्या थी, मेरा घर छीन लिया, मेरी जमीन छीन ली, मेरी बेटी को मार दिया, भाई तुम लोग को यही काम है रोज कल कलाना। ये है सरकारी व्यवस्था आज के समय में। और मैं आपको ये कह रहा हूं, तजुर्बा आपको पिछला भी है, मैं भी वही खून हूं। जब कोई गरीब जाएगा तो अधिकारी पहले नमस्कार करेगा, कुर्सी बिठाएगा, पानी पिलाएगा, फिर पूछेगा क्या समस्या बताओ, और ओ बे तू बे नहीं साहब और आप कह के बात करेगा। मेरी बात को आप याद रखना, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे, समझा? ये सारे काम हो सकते हैं, बताओ भाई हो सकते नहीं हो सकते, बताओ पहले मुझे। कोई ऐसा काम नहीं, लोकतंत्र में इतनी शक्ति दी है असेंबली और पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मोड़ सकती है पार्लियामेंट, समझे? अधिकारी कुर्सी में मिलेगा, और जब कह दिया गांव में जाना तो गांव में मिलेगा, वहां दफ्तर में बैठ के कुर्सी नहीं तोड़ेगा, एसी में बैठ के, और लोग गरीब जनता सड़क पे आंदोलन करेगी, वहीं जाएगा, उनके बीच में उनकी सुनवाई करेगा, उनकी मदद करेगा, और जब वो चैन से बैठ जाएंगे अपने घर तब चैन से आके बैठेगा। नौकरी कर रहा है, तनख्वाह मिलती है, ठीक है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही जो परेशान हो रहे, वो तो टैक्स देके तनख्वाह के पैसे दे रहे हैं। ये तो सिस्टम ही उल्टा है देश में। यहाँ संविधान में चलता क्या है, जो मालिक है उसको वो गाली खा रहा है, और जो नौकर है उसको बाबूजी कह रहा है, बाबूजी बाबूजी पैर पकड़ रहा है। बताइए कौन सा सिस्टम है देश? लोकतंत्र नहीं कहता, ये संविधान नहीं कहता, ये तो इन्हीं का तंत्र कहता है जिनका राजकाज है। फिर मैं नौजवान हूं, मुझे तो अभी रोजगार मिला है जून 2024 में, अभी मिला मुझे रोजगार, तनख्वाह मिलती है मुझे, मैं अग्निवीर हूं। फिर अगली बार फिर मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर जो है रिजल्ट आएगा, फिर मैं नौकरी पे लगूंगा नहीं लगूंगा मुझे पता नहीं। मगर मैं आपको बता रहा हूं, जितना बैकलॉग रखा है इस सरकार ने रोक के, उस सारे बैकलॉग को पहली कैबिनेट में भरेंगे और पक्की नौकरी देंगे जितने लोगों को दे सकते हैं, जितना अधिकार बैठता है लोग। जैसे ये घूम रहा है ना, स्कूल बंद करके टीचर कम नहीं किए जा सकते, स्कूल ज्यादा बढ़ा के टीचर ज्यादा तैयार किए जा सकते हैं। मैं समझो आप मेरी बात को, स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अध्यापक जाके पढ़ाते हैं वहां, गरीबों का भविष्य बनाते हैं, इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि ये ना ये होंगे स्कूल होंगे ना पढ़ेंगे बच्चे। इसलिए रोजगार की व्यवस्था हम लोग गारंटीड करेंगे, पक्का रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं मिला उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नए रोजगार सृजित करेंगे। ठेकेदारी को इस तरह की व्यवस्था खत्म करेंगे जहां लोगों का खून चूसा जा रहा है। अभी ये लोग बच्चे हड़ताल कर रहे थे ना नोएडा में, आपके यहाँ देखा आपने? कितने मजदूर हड़ताल कर रहे थे, कई कई साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ तनख्वाह नहीं मिल रही ढंग की। पूरी व्यवस्था करेंगे कि पक्का रोजगार मिले, और जो सरकारी से अलग है उनको जो है उस तरह के पक्के रोजगार से जोड़ेंगे कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इंपॉर्टेंट, ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। और मैं आज नहीं बताता, मैंने देखा परसों, जब मैंने 8 दिन पहले शिक्षा की बात करी तो परसों एक पार्टी के नेताजी ने लिख दिया कि हम भी शिक्षा फ्री करेंगे, KG to PG, और मुफ्त इलाज करेंगे। इनमें पॉलिसी तो है नहीं, ये तो कॉपी कर रहे हैं मुझे। क्या कॉपी करेंगे? इनको ये नहीं पता, अगर इनसे पूछ ले कि भाई KG to PG सिलेबस क्या रखोगे, अध्यापक कहां से लाओगे, प्राइवेट स्कूलों क्या, इन पे पॉलिसी तो है नहीं। हम पे तो पॉलिसी है, हम पे तो ड्राफ्ट है कि प्राइवेट स्कूलों से कैसे जो है मुफ्त एजुकेशन लेंगे, ठीक है। इन पे बोर्ड क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इन पे कहां है? ये तो बस मुझे कॉपी कर रहे हैं और कहते हैं कि हम बहुत पुराने नेता हैं। अभी तो आया हूं मैं, अभी तो 5-6 साल हुए हैं मुझे, अभी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं आपको गारंटी दे कहता हूं, हर पार्टी मेरी भाषा बोलेगी, आजाद समाज पार्टी की, मैं आजाद समाज पार्टी हूं, याद रखना मेरी बात को। हर पार्टी कहेगी कि एजुकेशन अच्छी देंगे, हेल्थ अच्छी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो मैं आज बोल रहा हूं नोट कर लेना, अगले बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुन लेना, सरकार के मुंह से सुन लेना। आज तक नहीं सुना होगा, 80 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अखबार होंगे आपके यहाँ, फोन होगा। मैं जो आज कह रहा हूं इसी बात को मुख्यमंत्री भी कहेंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, जो और मुख्य विपक्ष है वो भी कहेगा, उनके नेता भी कहेंगे, सब कहेंगे, क्योंकि इस बात को मैं बीच में ले आऊं जनता के, और ये करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ कमी छोड़ दी मुझे आगे बढ़ाने में तो इनको करवा के छोड़ूंगा मैं। मेरी बात को आप याद रखना, सड़कों के जरिए लोकतंत्र है ये। फिर रोजगार के बाद, सुरक्षा के बाद हम महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे आर्थिक उन्नति के लिए, क्योंकि गरीबी भी बहुत तंग करती है। आर्थिक उन्नति के लिए महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे, और साथ साथ
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के नया रोजगार सर्जित करेंगे, किसी को हाथ नहीं फैलाने देंगे किसी के सामने, इस बात को मेरी याद रखें। हर क्षेत्र में, हर जिले में आर्थिक प्रगति के लिए नए क्लस्टर लगा के, नई जो है औद्योगिक क्षेत्र लगा के एक एक जिले में 2-2, 3-3 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आप देखना ऐसा माहौल बदलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। मैं ये नहीं कहूंगा जो प्रधानमंत्री कह रहे थे सोना मत खरीदना 1 साल, पेट्रोल डीजल, भाई चुनाव से पहले कहा थे आप? चुनाव तक तो कहते सब ठीक है, अब कह रहे पेट्रोल डीजल मत खरीदो, कम खरीदो, सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ। तब तो आपने तेल निकाल दिया जनता का, अब आप कह रहे तेल मत खाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माओ, बड़े बुजुर्गों, हम कोशिश करेंगे बड़े पैमाने पे कि जो कुरीति, अंधविश्वास, पाखंडवाद के नाम पे लोगों का शोषण होता है, हम इसको रोकने का काम करें। हम भाईचारा पैदा करने के लिए उस तरह की तैयारी करेंगे और उस तरह को उसको लागू कराएंगे, समितियां बना के। फिर अंत में जिसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान है, कई सारी चीजें आप सुन लेना, मैं रोज बोलता हूं, आज समय कमी भी देख रहा हूं मैं, हम शराबबंदी लागू करेंगे, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अब इस पे आप मेरा, जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो मेरा भले ही समर्थन ना करें, मैं देखो हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, ये शराब नुकसान कर रही है, शारीरिक नुकसान कर रही है, आर्थिक नुकसान कर रही है, परिवारों में झगड़े करा रही है, घर तुड़वा रही है, सड़क पर ज्यादातर एक्सीडेंट इसी की वजह से होते हैं, इसी की वजह से आपका सामाजिक सम्मान जाता है, और इसी को लोग कहते हैं कि भाई ये तो शराब में बिक जाते हैं। इस अपमान को मैं ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चाहे आप मेरा समर्थन भी ना करें इस बात पर, आप कहे कि भाई ये तो हम नहीं मानते, भाई आप मानो ना मानो, मुझे इस समाज को इन कुरीतियों से निकालने के लिए ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, और मैं ये लूंगा, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। हम शराबबंदी करेंगे, करें, चाहे आप चुप हो जाओ, लेकिन हम शराबबंदी करेंगे। क्यों? हजारों घर आज इसी वजह से टूट रहे हैं, हजारों लोगों की जान आज इसी वजह से जा रही है कि बच्चा पी के निकल गया। और बात मुझसे मत कहलवाओ, आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, 12-12, 14-14 साल के बच्चे शराब पीने लगे, आपकी जवानी खत्म हो जाएगी, ये देश कमजोर पड़ जाएगा। ये दुश्मन की साजिश है, आप नहीं समझ रहे हो। इस नशे ने नौजवानों के अंदर से उनकी शक्ति कमजोर कर दी है, कमजोर छीन ली है शक्ति। इसलिए हमने तय कर लिया है इन कुरीतियों को जड़ से काटने के लिए हम लोग, भाटी जी, शराबबंदी, जोर से कहो क्या करेंगे? अच्छा चलो, आपका समर्थन नहीं, मैं इनका समर्थन पूछ लूं जो मैंने बैठे, बताओ शराबबंदी होनी चाहिए, होनी चाहिए, जोर से बताओ। आपकी आवाज अगर मजबूत होगी तो यही फैसला हो जाएगा, वरना पीछे तो सरकार हटेगी नहीं। सुन लो मेरी बात, बताओ शराबबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप चाहते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि 500 रुपए कमा के 200 की शराब पी के और उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो। ये साइलेंट पॉइजन है, इससे आपको मरने नहीं दे सकता मैं, भले मेरा नुकसान हो जाए, भले मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए आपके मर्जी के बगैर भी ये लागू होगा, बस आप सुन लो मेरी बात, ठीक है? टेक्निकल एजुकेशन को हम 0 फीस पे करेंगे, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सको, और दुनिया में रोजगार की कमी नहीं है मेरे भाइयों। मैं इंडिया के लाखों लोगों को जानता हूं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यहां बैठ के, और विदेशों तक अपना जो है नेटवर्क करके वहां रोजगार कर रहे हैं। लोगों के पास नियत नहीं है, वरना इस देश में पैसे की कमी नहीं, जमीन की कमी नहीं, लोगों के पास नियत नहीं। सरकार को जब 1000 बीघे जमीन 1 रुपए लीज पे 100 साल के लिए 1000 एकड़ जमीन पूंजीपतियों को दी जा सकती है, तो बताओ गरीबों को क्यों नहीं दी जा सकती? बताओ आप मुझे। लेकिन पूंजीपति पैसा देते हैं, गरीब कहां पैसा देते हैं, इसलिए जो है नहीं देती सरकार। सारे काम हो सकते हैं, लेकिन होंगे आपके आशीर्वाद से। जब आप आशीर्वाद दोगे तो सारे काम होंगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जब से मैंने शराबबंदी की बात की है, राइट हैंड का समर्थन थोड़ा सा कम हुआ है। राइट हैंड का सुन लो, आपको बता रहा हूं, जब से मैंने शराबबंदी की बात की है, इधर का समर्थन मेरे प्रति कम हुआ है थोड़ा सा। मैं इस बात को देख रहा हूं।
मैं इस बात को देख रहा हूं। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? कुछ लोग तो मन पक्का करके बैठ गए शराबबंदी के नाम पे, हाथ हिला भी नहीं रहे। मैं एक एक आदमी को देख रहा हूं जैसे थमले के पीछे जो बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हाथ हिला रहे हैं। सवारी सूट वाले बिल्कुल कसम खा ली इन्होंने, मेरी शराबबंदी की बात सुन के इन्होंने बिल्कुल पक्का कर लिया कि भाई इस आदमी को नहीं आने देना, ये तो शराबबंदी कर देगा। साहब आप बताओ, आप अपने बच्चों को अपनी आंखों के आगे, अच्छा मुस्कुराओ मत, गौर से सुनो, जिस बाप ने अपने बच्चों की शराब के कारण लाश उठाई ना अपने हाथों में, उस बाप से पूछना कि वो चाहता है नहीं चाहता शराब बंद हो या नहीं। जिस माँ ने अपने बच्चे को जो गया था बाजार में और वो आया हो लाश के रूप में, क्योंकि वो तो पी नहीं रहा था, वो तो बिना पिए चला गया, लेकिन एक पी के गाड़ी चला रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया। उस माँ से पूछना, उन बच्चों से पूछना जिन्होंने अपने पिता खो दिए, उन बहनों से पूछना जिन्होंने अपने भाई खो दिए, उन पत्नियों से पूछना जिन्होंने अपना सिंदूर अपना सब कुछ खो दिया। उनसे पूछ कर देखना कि अपने को खोने का दर्द क्या होता। मैंने अपनों को खोया, मुझे पता है कि ये शराब हमारे समाज को, इस देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसलिए भाई मैं इस पे अटल हूं, मैं इस पे पीछे नहीं हट सकता। आपको चाहे आप मेरा साथ इस पर ना दें या समर्थन कम कर दें, ये तो होके रहेगा, है जी, ये तो होके रहेगा। और इनका जितने ठेके खुले हुए ना, इनकी सबकी लाइब्रेरी बना देंगे हम लोग, चिंता मत करें। आपके गांव से सीख लेके ये भी हमने तय कर लिया, इन सारे शराब के ठेकों की जो बड़ी बड़ी दुकानें खुली, इनकी लाइब्रेरी बना देंगे और जनता के लिए खुली कर देंगे कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करो, ऐसी वैसे लगवा देंगे, ठीक है। और आज जो सहयोग किया इतवारी लाल जी ने, जिन भी उनका अपना सहयोग है, सब लोगों ने सहयोग किया। वैसे सहयोग तो सब लोग करना चाहिए। अब यात्रा शुरू होगी, मैं आपके सहयोग के बिना कैसे यात्रा कामयाब हो जाएगी बताना भाई। जैसे बड़े बड़े पूंजीपति उनको देते हैं पैसा और वो पावर में आके उनको काम करते हैं, तो मैं कहां से लाऊंगा पैसा, आप मुझे बताना जरा। मेरे पे कौन सी खान लग रही है, मेरा कौन मालिक है, मेरे पास कौन सा कॉर्पोरेट सेक्टर, मेरे पास तो जो कुछ हो, मेरे तो परिवार भी आप, मालिक भी आप, सब कुछ आप। तो अपनी कमाई से कुछ पैसा जो बाबा साहब अम्बेडकर कह गए, पे बैक टू सोसाइटी, मदद किया करो। आप नहीं मदद करोगे तो कहां से काम कर लूंगा। आपके घर में मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे, चलेगी कैसे बताओ? बताओ, चल जाएगी? तो जब तक आप सहयोग नहीं करोगे तो ये आंदोलन कैसे चलेगा। आज भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सहयोग करें। यात्रा शुरू होगी जून में, गर्मी में ऐसे यात्रा होगी, व्यवस्था करनी है। हो सकता है आपकी तरफ भी आए, आपके गांव में तो नहीं पहुंच पाएगी, जहां आएगी आप पहुंचना, मेरी बात को सुनने के लिए आओगे नहीं आओगे? तो आज भी एक रुमाल रख दो भाई वहां पीछे, जरा रखना रुमाल, में देखना चाहता हूँ। एक रुमाल को रख दो, कोई एक आदमी वहां रख दो, और जो उसमें सहयोग करना चाहे मैं देखना चाहता हूँ, तो लाल वाली उसको ले जाके रख दो। वहां जब पार करके रख के आओ, उनको जाओ, ये अरविंद तो आप जाओ, ये अरविंद गुरु जी जाएंगे, वहां रख दो। जिसकी जितनी हिम्मत है सहयोग करो। आप मत सहयोग करो तो मैं उनसे पूंजीपतियों से पैसा ले लूंगा, उनके लिए काम कर लूंगा, फिर उनके लिए काम करने के लिए थोड़ा ही खड़ा। मैं इस काम को रोक तो सकता हूं, यहां रखो लाल वाली पट्टी पे बस, क्योंकि मैं पूंजीपतियों के लिए काम करता तो फिर आपसे क्यों कहता सहयोग करने के लिए। आप जिसकी जितनी हिम्मत है वो सहयोग करो। ये सवाल हमारे आने वाली नस्लों का और वर्तमान के हमारे लोगों का है। हम इस आंदोलन को अपने लोगों के सहयोग से चलाएंगे। साहब कहते हैं जो सहारा देगा इशारा भी देगा, हम सहारा भी अपने लोगों का लेंगे और उन्हीं के लिए काम करेंगे। और मैं आज कह रहा हूं वचन देके, यहाँ गुरु युवा अंबेडकर सेवा समिति को जब तक जीवित हूं, आपके भाई को कोई खरीद नहीं सकता, याद रखना। आपके भाई को कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। आपका भाई अपने महापुरुषों के विचारधारा आंदोलन से हट नहीं सकता। अगर मुझे दुश्मन प्रधानमंत्री बनाएगा तो उसके लिए उसके इशारे में प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, आपके लिए सड़कों पे काम करता रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये मेरा वचन है। अगर कुर्सी की परवाह होती है, कुर्सी पे बैठना होता तो बहुत लोग लेके घूम रहे हैं कुर्सी। ये लड़ाई तो आपकी है। अच्छा बताओ, विजय को उनके लोगों ने बना दिया नहीं बना दिया, बताओ आप मुझे। मौका दिया नहीं दिया? जब तक मौका नहीं दोगे तो कैसे बताओ पार्लियामेंट में जनसंख्या से ज्यादा बोलता क्या कोई? आप बताओ, आपका मान डिगने दिया क्या पार्लियामेंट में? और अभी ये जो बिजली का मीटर आपके यहाँ से उतर रहा है ना,
और लग नहीं रहा जबरदस्ती जिसका अकेला जिम्मेदार आपका नगीना का आपका भाई चंद्रशेखर आजाद है, जिसने पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया था मंत्री जी से और ये पूछा था कि ये स्वैच्छिक है या ये रेगुलर, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये स्वैच्छिक है, ऑप्शनल है, जो लगवाना चाहे लगा लो, जबरदस्ती लगा सकते। उस दिन के बाद सरकार के नाक में दम हुआ, वरना सरकार कहती है लग के रहेगा। और जो बिल आपका आता था 500-700 हजार का, वो 4-4, 5-5 हजार का चला गया था। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ये दिन बनेगी ताकत। क्या सुन लो, बिजली का बिल पुराने वाली पॉलिसी पे करेंगे, सरकार प्राइवेट कंपनियों को नहीं सौंपेंगे, सरकार लाएगी सब्सिडी, 500-700 रुपए का बिल देना पड़ेगा आपको, 5-7 हजार का नहीं देना पड़ेगा, याद रखना। कुछ लोगों ने सहयोग में कमी रखी है, मैं देख रहा हूं उनकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारे सहयोग को लाइब्रेरी में किताबों के लिए लगा देना आप लोग। लाइब्रेरी में किसी चीज की आवश्यकता उसके लिए लगा देना, ठीक है। मैं कहाँ लेके जाऊंगा पैसा, मेरे पे तो जो कुछ है वो सब आपका। इसको लाइब्रेरी में लगा देना आप लोग। कोई चीज आपको जरूरत हो जो लाइब्रेरी के इंचार्ज है वो लगा देना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।